अस्सलाम वालेकुम। ये आज हमारी नेक्स्ट वीडियो है जो हमने एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग पे बात करनी थी। पहले हमने जो बात की है वो रूट ऑफ ड्रग पे बात की है और उससे पहले जो हमने फार्मा की जनरल बात की है। अब जो हम बात करने लगे हैं वो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग की बात करने लगे। ये हम आप लोगों को साथ में लिपिनकोट और कैटसन से बताने लगे। तो पहले जो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग है, ये पहला बात है कि पहले एब्जॉर्प्शन आएगी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन आएगी, फिर मेटाबॉलिज्म आएगा और फिर हमारा एलिमिनेशन आएगी। तो जो सबसे पहली चीज़ है हम उस पर बात करने लगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। अब जो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग जो है उनके 3 फैक्टर हैं। हम क्या कहेंगे, जो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। अब हम उन फैक्टर को सेपरेटली उनकी स्टडी करेंगे। अब पहले तो बताएं जो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग है उसका मैकेनिज़्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग फ्रॉम जीआईटी। अब हमने जो ड्रग ली है वो हमारे स्टमक में गई, अब हमने उसे जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से हमने वो एब्जॉर्ब करवानी है। अब उसे एब्जॉर्ब जब हमने करवाना है वो एब्जॉर्ब होगी किस फॉर्म में, अब मैं आप लोगों को वो बताती हूँ। क्या तो वो मीन्स पैसिव डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब होगी, या वो होगी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से, या वो होगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, या फिर वो होगी एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस से। इन चीज़ों से वो एब्जॉर्ब होगी। अब जो पैसिव डिफ्यूजन है वो हमें पता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में एक चीज़ ड्रग मूव करेगी और विदाउट द एनर्जी। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी बच्चों सेम होगी, विदाउट द एनर्जी मूव करेगी, लेकिन इस जगह कैरियर मॉलिक्यूल लगेगा। अब जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारा ये है कि वो कह रहा है कि मैंने बच्चों कि लो से हाई में जाना है। अब वो कह रहा है कि मैंने पहाड़ पे चढ़ना है, वो कह रहा है आई वांट टू क्लाइंब ऑन दी माउंटेन। अब वो चढ़ना भी चाहते हैं और वो कहते हैं फिर मुझे कोई एनर्जी नहीं देनी, मैं बगैर एनर्जी के जाऊंगा। भाई उस पागल को कहो कि तुम जब पहाड़ के ऊपर चढ़ोगे तुम्हें एनर्जी तो देनी है ना, तो तुम एनर्जी तो कंज्यूम करोगे। तो इसलिए जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो लो से हाई की तरफ जाएगा, तो उसे क्या लेनी पड़ेगी, एनर्जी। उसे वो जो एनर्जी लेता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी लेता है, एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब जो एंडोसाइटोसिस है और एक्सोसाइटोसिस है, एंडोसाइटोसिस क्या होता है, सेल के अंदर कोई चीज़ आती है उसे हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस, और एक्सोसाइटोसिस क्या है, जो सेल के बाहर चीज़ जाती है। अब जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसकी 2 एग्जाम्पल है, एंडो और एक्सो। अब ये हमारा नेक्स्ट फैक्टर जो आ गया है वो आता है फैक्टर इन्फ्लुएंस एब्जॉर्प्शन। अब पहले हमारा फैक्टर क्या था, मैकेनिज़्म, हमने ड्रग एब्जॉर्प्शन करवानी है जीआईटी से। दूसरे, अब वो जीआईटी में एब्जॉर्ब हो गई है आपकी ड्रग। अब वो ड्रग को दूसरा मसला आ गया। अब ड्रग को दूसरा मसला ये आया है, वो ड्रग कह रही है भाई मैं अंदर तो आ गई हूँ, जीआईटी के अंदर आ गई हूँ, अब मैं अंदर कैसे जाऊँ सेल के। अब सेल दीवारें पिस्टलें लेके खड़ा है, सेल कह रहा है भाई मेरे अंदर आने के लिए आप लोगों को ये चीज़ें चाहिए। ड्रग कह रही है ओ अब मैं कैसे जाऊँगी अंदर। तो हमें क्या चाहिए, उसकी पीएच चाहिए। अब देखें जो ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब जब भी होगी एक अच्छी तरीके से जब उसकी जो पीएच हो वो टुवर्ड्स न्यूट्रल हो, मीन्स के पीएच 7 तो होगी नहीं, न्यूट्रल बिल्कुल नहीं, टुवर्ड्स हो, मीन्स थोड़ा सा वो न्यूट्रल की तरफ हो। अगर एसिडिक है तो फिर भी वो वीक एसिड होना चाहिए, अगर बेस है फिर भी वो वीक बेस ही होनी चाहिए। तो उसकी जो पीएच है वो तकरीबन 7 से रिलेटेड होनी चाहिए। अब पीएच जो है, अब हमारा है फैक्टर इन्फ्लुएंस ऑब्जर्प्शन। अब पहला है पीएच जो मैंने कहा रिलेटेड होनी चाहिए 7 से रिलेटेड हो या 7 के करीब हो ऐसे। अब पहले हम बात करें जो हमारी ड्रग होती है ना, ये वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि जो हम ड्रग लेते हैं वो हमारी वीक एसिड और वीक बेस ही क्यों होती है। वो क्यों ना स्ट्रॉन्ग एसिड हो या स्ट्रॉन्ग बेस हो, वो वीक एसिड और वीक बेस ही क्यों होती है। तो इसका रीज़न मैं बच्चों आप लोगों को बता रही हूँ। जो ड्रग होती है वो वीक एसिड और वीक बेस हम इसलिए लेते हैं कि वो इजीली एब्जॉर्ब हो सके। अब इजीली एब्जॉर्ब की भी मैं बात बता रही हूँ। देखें अगर हमारी ड्रग की जो है वो पीएच सादा होगी ना फिर भी ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होगी, क्योंकि ड्रग को एब्जॉर्ब करने के लिए उसे कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो वो ड्रग जो है वो अनचार्ज हो, अनचार्ज क्यों हो, क्योंकि उसे लिपिड मेम्ब्रेन से गुजरना है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से गुजरना है। और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन आप लोगों को पता है कि लिपिड
बायलेयर है, लिपिड बायलेयर लाइक डिजॉल्व इन लाइक, इसलिए उसे अनचार्ज होना पड़ेगा और उसे लिपोफिलिक होना पड़ेगा, फिर ही वो गुजरेगी। तो इसलिए पीएच जो एसिड की है वो हम क्या लेंगे कि उसका पीके है, pKa जो है वो एसिड का वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर पीके है एसिड का बहुत ज़्यादा होगा तो मीन्स वो क्या होगी, ये एसिड वीक एसिड होगा, तो इसलिए वो डिज़ोल्व हो जाएगा। ऐसे ही बेस के लिए भी हमें जो pKb है वो हमें ज़्यादा लेनी है, ज़्यादा हमें लेनी है 5 से थोड़ी सी ज़्यादा हो, सही है, 5 से जो है हमने थोड़ी ज़्यादा लेनी है। लेकिन ऐसे नहीं है कि बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ले लेनी है कि भी वो मतलब इतनी ज़्यादा हो जाए कि 14 पे पहुंच जाए, ऐसी भी नहीं लेनी, वीक एसिड और वीक बेस की फॉर्म में ही लेनी है। अब दूसरा जो फैक्टर है वो है ब्लड फ्लो। अब ज़ाहिरी बात है स्टमक में काफ़ी ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होती, कुछ ड्रग जो है वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती है, कुछ क्या ज़्यादा ही होती है। क्यों इंटेस्टाइन में होती है, एक तो उस जगह माइक्रोविलाई है जो सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते हैं, दूसरा क्या है ब्लड फ्लो जो है वो इंटेस्टाइन में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्टमक, इसलिए वहाँ एब्जॉर्ब होगी। वही वाली बात आ गई ना, ज़्यादा चीज़ें कहाँ एब्जॉर्ब होगी, हाँ मतलब जो हम क्या कहते हैं कि जो लो कंसंट्रेशन की से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगी ना चीज़ें, मीन जहाँ कम ब्लड है वहाँ नहीं एब्जॉर्ब होगी, जहाँ ज़्यादा ब्लड है वहाँ एब्जॉर्ब होगी। तो ये कौन सी ट्रांसपोर्ट है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ये हमें याद होना चाहिए। अब दूसरी है सरफेस एरिया भी बता दिया। अब तीसरी बात है गैस्ट्रिक एम्पटिंग। गैस्ट्रिक एम्पटिंग क्या है, जितनी देर हमारी जो ड्रग है वो स्टमक में रहेगी तो उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा होगी, या इंटेस्टाइन में रहेगी तो उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा होगी। क्योंकि एब्जॉर्प्शन इसलिए ज़्यादा होगी क्योंकि वह ज़्यादा देर तक वहाँ पड़ी है, फिर वो ज़्यादा देर तक पड़ी है तो वो ईज़िली एब्जॉर्ब हो जाएगी। अगर कोई ड्रग है जो जल्दी ही एम्पटी हो गई तो वो जल्दी इतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होगी। अब ये पी ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, पी ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है, ये एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है जो ड्रग को सेल से बाहर फेंकती है, कहती है भाई तुमने सेल के अंदर नहीं आना, चलो हमारे घर से। तो अब ड्रग कह रही है यार मुझे तो घर के अंदर आना है, मुझे घर के अंदर आने दो, वो कहती है नहीं। अब इससे हमें क्या पता चला, जिस जगह पी ग्लाइकोप्रोटीन ज़्यादा होंगी उस जगह एब्जॉर्प्शन रेट जो ऑफ ड्रग है वो कम होगा। अब हमने मैकेनिज़्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन भी बता दिया फ्रॉम जीआईटी, और फैक्टर इन्फ्लुएंस एब्जॉर्प्शन भी बता दिया। अब तीसरा जो है हमारा ये है बायो अवेलेबिलिटी। अब बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है, बायो अवेलेबिलिटी हम कहते हैं द रेट एंड एक्सटेंट टू विच अ ड्रग एब्जॉर्ब एंड रीच द सिस्टमिक सर्कुलेशन। कह रहा है जो रेट और एक्सटेंट है जिस ड्रग वो एब्जॉर्ब हो रही है और वो रीच करे सिस्टमिक सर्कुलेशन में, मतलब एब्जॉर्ब होकर वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाए। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन में तो जाएगी, अब पहले तो हमने ड्रग को मतलब हम उसे खून में ले आए, अब खून से हम कह रहे हैं भाई तुझे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जानी है, फिर ही तू सारी जगह पहुँचेगी ना। तो अब वो ड्रग कह रही है हल बा अभी और भी मेरे लिए मतलब सिस्टम आ गए, हम कह रहे हैं जी आपके लिए आ गया। अब बायो एबिलिटी जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है, पहले तो हमारे करता है फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। अब जैसे कि कोई ड्रग है उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो इतना ज़्यादा हो गया, जितना ज़्यादा होगा उतनी कम हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग जाएगी, इसलिए मतलब फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म में ड्रग जो है वो टूट जाएगी, तो उसका जो रेशो है जो हमारी बॉडी की नीड में है वो कम पहुँचेगा। एक सोलिबिलिटी ऑफ ड्रग। अब सोलिबिलिटी ऑफ ड्रग में क्या है, हमें ड्रग जो है ना वो लिपिड नेचर की चाहिए, सही है। अब लिपिड नेचर की चाहिए तो वो चली जाएगी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में। अब ये नहीं है कि एक्सट्रीमली 100% ही वो लिपोफिलिक हो, ऐसी भी हमें ड्रग नहीं चाहिए क्योंकि वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में तो चली जाएगी, उसके बाद जो उसका अंदर जो एक्वस मटेरियल है, जो सेल है, जो सेल में पानी है, उसमें वो कैसे रहेगी, फिर उसमें भी तो रहना है ना। तो इसलिए उसे लिपोफिलिक प्लस हाइड्रोफिलिक भी होना चाहिए, तो फिर ही ड्रग जो है वो इजीली एब्जॉर्ब होगी। मतलब अगर 90% उसमें लिपोफिलिक नेचर है तो 10% उसमें हाइड्रोफिलिक भी नेचर होनी चाहिए। अब तीसरी हमारी केमिकल इनस्टेबिलिटी। अब जैसे कि कुछ ड्रग जो है ना, जैसे पेंसिलिन हो गया जी है ना, मतलब एसिड में अनस्टेबल होती है, इंसुलिन एसिड में अनस्टेबल होती है, तो ऐसे हमें उनकी केमिकल इनस्टेबिलिटी भी बताती है कि वो भी कितना इन्फ्लुएंस करेगी, कितनी मतलब परसेंट में जो है वो ड्रग एब्जॉर्प्शन होगी या नहीं होगी। मतलब जो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग है वो केमिकल इनस्टेबिलिटी पे भी डिपेंड करती है।
अब डी जो हमारा ऑप्शन है वो है हमारा नेचर ऑफ ड्रग फार्मूला। अब जैसे कि कुछ जो ड्रग होते हैं ना उनके फार्मूला में क्या होता है, वो लिपोफिलिक होते हैं, और कुछ जो होते हैं जैसे कि अल्कोहलिक भी एक ड्रग होती है। जो अल्कोहलिक ड्रग है वो ज़ाहिरी बात है ब्लड ब्रेन बैरियर से नहीं गुजरेगी, सही है, टेस्टिकुलर बैरियर से नहीं गुजरेगी, उसके बाद वो प्लेसेंटा बैरियर से नहीं गुजरेगी आपकी ड्रग। तो इसलिए जो है मतलब जो अल्कोहलिक है वो चार्ज है वो इन बैरियर से नहीं गुजरेगी, इसलिए जो लिपोफिलिक है वो आराम से गुजर जाएगी। इसलिए हमें ड्रग के मतलब इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है ड्रग। पहला क्या, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन फ्रॉम ड्रग फ्रॉम जीआईटी। दूसरा है फैक्टर इन्फ्लुएंस एब्जॉर्प्शन, उसमें पीएच आ जाएगी, ब्लड फ्लो, सरफेस एरिया, गैस्ट्रिक एम्पिटिंग, बी ग्लाइकोप्रोटीन। उसके बाद आ जाएगी हमारी बायोएबिलिटी, वो किस पे डिपेंड करती है, फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म में, सोलिबिलिटी ऑफ ड्रग पे, केमिकल इनस्टेबिलिटी एंड नेचर ऑफ ड्रग फार्मूला। ये वाली चीज़ मैंने आप लोगों को पढ़ाई है अभी। ये देखें मैंने यही पढ़ाया है, पी ग्लाइकोप्रोटीन भी आप लोग देख सकते हैं, बायोएबिलिटी। अच्छा मैं एक चीज़ भूल गई कि बायोएबिलिटी जो है वो हम मालूम कैसे करेंगे। जो बायोएबिलिटी है वो हम मालूम करते हैं, और ये क्यों ज़रूरी होती है ये भी मैं बात बताना भूल गई। जो बायोएबिलिटी है वो हमारी इसलिए ज़रूरी होती है कि हम देख सकते हैं जो नॉन इंट्रावीनसली हम जो ड्रग दे रहे हैं माउथ से किसी भी रूट से, लेकिन आईवी ना हो, वो कितनी एब्जॉर्ब हो रही है एज़ कम्पेयर टू आईवी। क्योंकि आईवी हमें पता है वो 100% एब्जॉर्ब होती है, तो हमें दूसरी मालूम करनी है कि वो उसके मुकाबले में कितनी हो रही है। तो ये हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि हम एक ओरल ड्रग वाला लेते हैं वो कितनी एब्जॉर्ब हुई और उसे डिवाइड करते हैं आईवी से, फिर से मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो हमें पता चल जाता है। दूसरा ये फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म था, सही। अच्छा इसमें एक और बात की गई है वो मैं आप लोगों को बताना फिर से भूल गई। अब इसमें कह रहे हैं कि जो नाइट्रोग्लाइसिन है ये हम ड्रग अगर माउथ से देना तो ये 90% जो है फर्स्ट हेपेटिक मेटाबॉलिज्म में डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब डिस्ट्रॉय हो जाती है तो हमें जो मतलब जिनका बीपी हाई हो जाए या कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो, कोई भी बात हो, तो हम उन्हें ये गोली हम उन्हें मतलब ओरली नहीं देते, हम उनकी क्या रख देते हैं, ज़ुबान के नीचे रख देते हैं कि वो जल्दी सी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंच जाए। क्योंकि अगर हम इसके ज़रिए देंगे तो हमारी 90% डिस्ट्रॉय हो जाएगी, 10% कोई इफेक्ट नहीं होगा उसका इतना अच्छा। ये बाकी सोलिबिलिटी ऑफ ड्रग है। अब यहाँ आप लोग खुद पढ़ें, वेरी हाइड्रोफिलिक ड्रग आर प्योरली ऑब्जॉर्ब बिकॉज ऑफ देयर इनएबिलिटी टू क्रॉस लिपिड रिच सेल मेम्ब्रेन। ड्रग दैट आर एक्सट्रीमली लिपोफिलिक आर सो प्योरली ऑब्जॉर्ब। कह रहा है जो लिपोफिलिक है वो भी प्योरली ऑब्जॉर्ब हो रहा है और जो हाइड्रोफिलिक है वो भी प्योरली ऑब्जॉर्ब हो रहा है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि मतलब उसमें दोनों नेचर हो। केमिकल इनस्टेबिलिटी भी आप लोग देख लें, और ड्रग नेचर ऑफ ड्रग फार्मूलेशन में हम ये भी देखेंगे उसकी साइज़ क्या है, उसकी इंटेरिक कोटिंग क्या है या इमीडिएट रिलीज़ है क्या है, ये सब देखेंगे।